नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल। दर्शकों, अगले महीने हो सकता है कि बजट सेशन जो है वो 17 असेंबली का 10 साल के बाद जो है बजट सेशन शुरू होने जा रहा है और सभी को इसके ऊपर काफी उम्मीदें हैं। इसी तरह से जितनी भी जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री है उनको भी काफी उम्मीदें हैं। क्यों नवी सरकार के गठन के बाद इनको लगा था कि उनकी बात को सुना जाएगा। हालांकि कई बार हमने डिप्टी सीएम जो इंडस्ट्री के मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हम सन ऑफ द सॉइल जो है उनके मसले उनको सरवाइव करना, बाहर की इंडस्ट्री को बाद में प्रेफर करेंगे। हमारे साथ बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान हैं और उनसे बातचीत करेंगे। ललित महाजन जी हैं और ये बाखूबी अपने इंडस्ट्री भाइयों के जो है पक्ष रखते हैं, बड़ी खूबी से और बात रखते हैं। इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाजन साहब, जिस तरह से देखा गया है कि काफी उम्मीदें थी नई सरकार से, तो 3 महीने हो गया, कुछ रिजल्ट निकल के सामने आया क्या? ऐसा जी, एक तो सबसे जो हमारी यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है, ये एक बड़ा वेलकम स्टेप है। 10 साल के बाद जो गवर्नमेंट बनी है, पर अभी तक क्या है कि हमारी मीटिंग से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी हुई है, डिप्टी सीएम साहब से भी हुई है, बाकी हर लेवल पे हम मीटिंग कर रहे हैं। तो हमको सब इंश्योरेंस दी जा रही है कि हम जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। पर अभी तक इशू क्या आ रहा है कि अभी तक जो बिजनेस रूल अभी तक इशू नहीं हुआ है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और हम जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब हैं वो वहां से जल्दी जम्मू कश्मीर के लिए बिजनेस रूल को नोटिफाइड करेंगे ताकि यहाँ पे जो है वर्किंग चालू हो सके। तो हमारी जो मीटिंग्स जो हुई हैं उसमें हमारी जो मेन यही डिमांड रही है कि जो एग्जिस्टिंग हमारा सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो वर्किंग है, जो तकरीबन 3 से 4 लाख लोगों को डायरेक्ट इंटरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, और उसमें वो इस टाइम बड़ी स्ट्रेस में है, बड़ी प्रॉब्लम में है, क्योंकि उनके जो इंसेंटिव्स थे, फिजिकल इंसेंटिव्स, वो जो हमारी जीएसटी से पहले जो हमारे को इंसेंटिव मिलते थे वो अप्रोक्सीमेटली 1800 करोड़ रुपए साल के मिलते थे। बिल्कुल, जो है उसमें सेंटर का पैकेज भी था, स्टेट का पैकेज भी था। तो आज वो पैकेज रिड्यूस हो गया है। उसमें हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट का पैकेज है वो सिर्फ 450 से 500 करोड़ के बीच में रह गया। जिस पहले क्या था कि हमको 600 करोड़ तो वैट का कमीशन मिलता था, बिल्कुल 200 करोड़ हमको इंटरेस्ट रेट सेल पे टर्नओवर मिलता था, 200 करोड़ हमको टोल टैक्स का बेनिफिट था, और तकरीबन 800 करोड़ रुपए सेंट्रल एक्साइज का हमको रिफंड मिलता था एग्जिस्टिंग यूनिट को। जी बिल्कुल। पर जब से यूटी बनने के बाद क्या हुआ कि जो हमारे इंसेंटिव है, हमको सिर्फ जीएसटी की जो रीइंबर्समेंट मिल रही है वो तकरीबन 400-450 करोड़ की है साल की, और उसमें टर्नओवर इंसेंटिव हमारा सिर्फ 50 करोड़ का। तो ये तो आपका, मैं आपको रोकूंगा, आपकी तो 250 के करीब करोड़ के करीब था। ये हमारी 207 करोड़ के क्लेम फाइल हुए थे 2021-22 के, उसके अगेंस्ट हमको सिर्फ 22 करोड़ रुपए मिला। पर इस बार जो हमको एक पॉजिटिव जो फीडबैक मिल रही है कि इस साल जो 22-23 के लिए जो बजट है वो हमको 34 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। पर 34 करोड़ भी अगर 207 करोड़ के अगेंस्ट देखा जाए तो वो कुछ नहीं है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है ऑनरेबल गवर्नर साहब से कि जो हमारी टर्नओवर इंसेंटिव है उसको आप एक्चुअल बेस पे करिए। देखो, एक्चुअल बेस पे करने में क्या होता है कि आप हमारे लोगों को यूनिट को एनकरेजमेंट मिलेगी, हम सेल बढ़ाएंगे, हमको टर्नओवर मिलेगी। तो एक तो यही है कि टर्नओवर इंसेंटिव को हमारा एक्चुअल बेस पे करना चाहिए। दूसरा हमारा जो, और इसकी जो पीरियड है, देखिए 2021 में ये पॉलिसी आई थी, 26 में ये खत्म हो जाएगा, तो इसका पीरियड भी बढ़ा के एटलीस्ट अगले 5 साल 2031 तक ये पीरियड एक्सटेंड करना चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री विदाउट इंसेंटिव चल ही नहीं सकती, ये तो पता है, ये स्टेट गवर्नमेंट को पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता है। तो पर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पीछे पैकेज आया था उस पैकेज में पुरानी इंडस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ उनको इंटरेस्ट की सबवेंशन दे रहे थे, जो वर्किंग कैपिटल के इंटरेस्ट की वो भी बहुत कम थी। तो अभी जो पैकेज ऑफ इंसेंटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो खत्म हो चुका है, वो भी नए पैकेज में वर्किंग चल रही है। तो हमने गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये रिप्रेजेंट किया हुआ है, हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लिखा है कि आप उस पैकेज में आप जो है हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को भी प्रोविजन रखिए, क्योंकि
जितने भी 2002 के बाद पैकेज आए हैं, सब में एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एट पार नई इंडस्ट्री के इंसेंटिव मिलता था। आज क्या पोजीशन हो गई है कि नए यूनिट लगते जा रहे हैं तो उसके मुकाबले हमारे पुराने यूनिट बंद होते जा रहे हैं, क्योंकि वो उनके साथ कम्पीट ही नहीं कर सकते। उनको जीएसटी की ग्रॉस की रिइंबर्समेंट है, और हमारे को जो है जीएसटी की नेट की रिइंबर्समेंट वो भी एसजीएसटी की है। तो हमारे को बड़ी उम्मीद है कि जो भी बजट प्रेजेंट होगा मार्च में हमारे यहाँ पे, तो उस बजट में जो हमारी जो डिमांड्स हैं उसको कंसीडर किया जाएगा। और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब से कि हमारे को प्री बजट की मीटिंग शुरू करवाइए, ताकि बजट प्रिपरेशन से पहले जो भी हमारी इश्यूज हैं, जो भी हमारी डिमांड है, उन सारी डिमांड को बजट में उसका प्रोविजन किया जाए, ताकि एग्जिस्टिंग वर्किंग यूनिट जो है, इसमें मैं बता दूं हमारे 95% वर्किंग यूनिट वो हैं जो सन ऑफ सॉइल के हैं, जो पहले 1990 से मिलिटेंसी थी तब भी चलते रहे, बीच में पैकेज नहीं आया तब भी चलते रहे, अब भी चल रहे हैं। पर ये ना होना कि अगर हमारे को प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिले, नई यूनिटों को बेनिफिट मिल गए, तो उसके मुकाबले क्या कि हमारे यूनिट बंद हो जाएंगे। कल को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का ये एक विजन था कि नया पैकेज आएगा तो हम 5 से 7 लाख लोगों को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट देंगे। अभी तो उसमें टाइम है, पर ये ना होना कि नई एम्प्लॉयमेंट देते देते पुरानी एम्प्लॉयमेंट जो खत्म हो जाए, तो बात वही के वही रह जाएगी। माजिद साहब, नई सरकार से कभी मंत्री से बातचीत हुई इस मसले को लेकर? उनका क्या रुख था? हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से बड़ी अच्छी मुलाकात हुई थी। हमने उनको पूरा बताया, और वो इस चीज के ऊपर वो एग्री करते हैं कि जम्मू कश्मीर जो स्टेट है, जम्मू कश्मीर की स्टेट में विदाउट फिजिकल इंसेंटिव इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती, क्योंकि लोकेशनल डिसएडवांटेज है। एक तरफ चाइना बैठा है, एक तरफ पाकिस्तान बैठा है, हमारे पास मार्केट नहीं है। मार्केट सपोर्ट भी चाहिए, फिजिकल इंसेंटिव भी चाहिए, क्योंकि हमारे को जो रॉ मटेरियल बाहर से आएगा और बन के अगर बाहर जाता है या स्टेट में बिकता है तो हमारे को एडिशनल कॉस्ट पड़ती है। जो यूनिट इवन हम नेबरिंग स्टेट में, पंजाब में, हिमाचल में बैठे हैं, उन यूनिटों के साथ आज हम कम्पीट नहीं कर पा रहे। वो अपना प्रोडक्ट यहाँ लाके ओपनली बेच रहे हैं, क्योंकि लखनपुर जो टोल टैक्स लगा हुआ था वो टोल टैक्स खत्म कर दिया। जीएसटी एक्ट में 1 नेशन 1 टैक्स का कंसेप्ट है। पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ ऑनरेबल एलजी साहब से और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से कि अगर आप बाकी स्टेटों में देखो तो हर स्टेट ने बीच में अपना जो बजट है उसमें कोई ना कोई इसी तरीके से उन्होंने एंटी टैक्स, जैसे दिल्ली में एंटी टैक्स लगा हुआ है और भी स्टेटों में लगा है, तो अगर उस तरह का कोई एंटी टैक्स लग जाए तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा हमारी यूनिटों को रिलीफ मिलेगा जो बाहर से मटेरियल आ रहा है। आज एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, ये जो भी आ रहे हैं वो सस्ते दामों में बेच के चल जाते हैं, हम लोग उसमें उनसे कम्पीट नहीं कर पाते। माजिद साहब, एक और भी दिक्कत रही है कि पहले जो है जो भी प्रोडक्शन होती थी जम्मू कश्मीर में उसकी खपत होती थी सिकाफ के जरिए, जो है डीलिंग होती थी सरकारी विभागों में इस तरह से। लेकिन जैसे ही ये धारा भी टूटी, लोग जो है बाहर की स्टेट के आते हैं, सस्ते दामों में बेच के चले जाते हैं। जेम जो है, जेम एक पोर्टल है, उसमें लोकल इंडस्ट्री वाला कम्पीट भी नहीं करता, उनकी इतनी फॉर्मेलिटी है कि वो कम्पीट नहीं करता। आपको नहीं लगता फिर से वही सिकाफ के जरिए ही जो है प्रोडक्शन को विभागों में या सरकारी विभागों जो है वो सिस्टम फिर से शुरू किया? ऐसा जी, मार्केटिंग सपोर्ट पे तो हमारा एक बड़ा ये जो मुद्दा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और उसके ऊपर हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुई। कल हमारी मीटिंग ऑनरेबल एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर जो नजीर वानी साहब हैं, उनसे भी बात हुई थी। वो भी इस चीज को एग्री करते हैं कि मार्केटिंग सपोर्ट के लिए के बगैर यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट सप्लाई का मतलब वो यूनिट चल ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें सी कप की सेल देखिए, जब से जेम पोर्टल लगा है तो उससे पहले सी कप की 800 करोड़ रुपए साल की सेल थी, सी कप चलता था, मुलाजिमों की तनख्वाहें निकलती थी। आज वो 200 करोड़ भी नहीं रही, इवन एम्प्लॉइज को वहां तनख्वाहें भी नहीं मिलती हैं। और कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने जो आइटमें जैम में कवर नहीं है वो टेंडरिंग भी करते हैं, उसमें भी लोकल यूनिट को प्रेफरेंस उनको नहीं दे रहे हैं। तो परचेज एंड प्राइस प्रेफरेंस जो मिलना वो आज की डेट में बड़ा जरूरी है। माजिद साहब, एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। जैसे बड़ी झूठ आते हैं, इन्वेस्टमेंट आती है, तो जो झूठ आते हैं लेबर भी अपने साथ ले आते हैं। पहला एक होता था कि कम से कम भी 75% लोकल जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लेकिन ये ट्रेंड भी खत्म हो गया। देखिए ऐसा ना कि जब
ये इसके ऊपर जो पहले हम जब पॉपुलर गवर्नमेंट थी तो हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था कि 75% लोकल लोग लगेंगे, 25% बाहर से आएंगे। वो 25% में क्या होता है कि कई ऐसी स्किल रिक्वायरमेंट होती है जो यहाँ अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। अब कई हमारी जैसे यहाँ स्टील रोलिंग मिल्स हैं, फर्नेसेस हैं, उनके लिए स्पेशलाइज लेबर नहीं मिलती है, तो उनको तो इस प्रीव्यू से बाहर रखना चाहिए। पर जो अनस्किल्ड लेबर यहाँ पे अवेलेबल है, तो उस अगर आप अनस्किल्ड लेबर को अप्लाई ही नहीं करोगे तो फिर ये पैकेज लाने का पर्पज कोई फायदा ही नहीं, कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। तो इसमें तो इवन ऐसा जी सेंट्रल पैकेज ऑफ इंसेंटिव में इन्होंने कंडीशन रखी हुई है, देखिए उस पर रखा हुआ कि अगर आप जो उसमें कि आप 85% जो अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उसमें लोकल लेबर की एम्प्लॉयमेंट का प्रोविजन नहीं है। ये तो बड़ा एक तो इसलिए उसमें भी विचार करना चाहिए। देखिए बाइंडिंग लगाना और वो करना वो एक अच्छी से हम नहीं समझ, पर यहाँ पे जो बाहर का एंटरप्रेन्योर आ रहा है उसको इस चीज के ऊपर उस गवर्नमेंट को उनके साथ बैठ के ये करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि अगर लोकल अवेलेबल है आप बाहर से क्यों ला रहे हो। बिल्कुल। अगर वही बात बाहर हम नहीं कहते, देखिए क्या है कि वन नेशन वन टैक्स में हम बाहर और अंदर की बात नहीं करते, पर लोकल लोगों को भी तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए ना। मेन मकसद तो यही है ना, जगह इंडस्ट्री लगानी है तो जहाँ के लोगों को रोजगार देना, तो वो एक बड़ा जरूरी है। जो चलो हम कहते हैं कि जिसमें स्किल की यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है, स्किल के लिए नहीं है, वो आप बाहर से ले आइए। और टेक्निकल खोले गए हैं, IIT खोली गई है, उसमें टाइम देखो, उसमें टाइम लगेगा, उसके स्किल बेस्ड जो अपना ट्रेनिंग है वो शुरू हो चुकी है उसमें टाइम, पर फॉर द टाइमिंग अगर हमारे जो यहाँ पे स्किल अवेलेबल है उन सबको यहाँ लोकल इंडस्ट्री में प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। माजी साहब लास्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से प्री बजट अभी तक नहीं हुई, तो प्री बजट कई सालों से, पिछले 10 सालों से नहीं हो रही थी, अब ये नई सरकार है, तो आपको लगता है कि प्री बजट जो है मीटिंग होगी, उसमें आप किन किन मुद्दों को लेकर इसमें मीटिंग में रखेंगे? देखिए प्री बजट मीटिंग तो बड़ी जरूरी है। आज बजट की प्रेजेंटेशन से पहले प्री बजट मीटिंग होना था कि हम अपने इश्यूज दे सके। आप देखिए ना, हमारे इंसेंटिव्स हैं उसके गवर्नमेंट को उसको भी रिव्यू करना चाहिए, उसके लिए हमारे साथ बैठ के बात करनी चाहिए, भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके लिए बजट में किसका। देखिए स्टेट गवर्नमेंट के पास बजट जब बनता है तो इंडस्ट्री, मैं बताता हूँ, आप यही ले लीजिए कि अगर हम 3 से 4 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और अगर गवर्नमेंट को इंसेंटिव देती है तो उसका इम्पैक्ट देखो ना, कि अगर उस इंसेंटिव को आप 4 लाख लोगों से डिवाइड कर देंगे तो कितना इम्पैक्ट आता है। 4 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना मीन कम से कम 8-10 लाख लोगों की परिवार, उनके परिवार भी हैं, तो अगर हम 8-10 लाख लोगों के यहाँ पे अपन उनके लिए रोजगार दे रहे हैं, तो उसके लिए जो है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई बजट देती है तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, ये तो बड़ा पीनट है। अगर लास्ट ईयर का हमने बजट देखा 1,18,000 करोड़ रुपए का स्टेट का बजट था ये, तो अगर आप इंडस्ट्री को उसमें से 2,000 करोड़ भी दे देते हो तो कितने परसेंट, 2% ही हो ना। बिल्कुल। अगर 2% पेमेंट आप दे के आप अपना यहाँ 3-4 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट को सेव करते हो तो मेरे ख्याल से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डेवलपमेंट के लिए आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना पैसा डेवलपमेंट के लिए खर्च कर रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी टेकअप किया। मैं तो एलजी साहब को भी बोलूंगा कि अगर यहाँ पे जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है सबको, तो उसमें अगर आप खर्च कर रहे हो, तो अगर आप इंडस्ट्री को भी अगर 2,000 करोड़ रुपए दे भी देती हो इंडस्ट्री को, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई एक्स्ट्रा बर्डन आएगा। उतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उतने गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा यहाँ पे। जी। तो ये एक बड़ा अपना जरूरी मुद्दा है। हाँ महाजन साहब, एक और भी बड़ा बर्निंग इशू है कि जम्मू को रेलवे डिवीजन बना दिया गया। इससे कितना फायदा होगा इंडस्ट्री को खासकर? देखो जम्मू को रेलवे डिवीजन बनाने से क्या है कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है रेलवे की, बाय रेल को अपने मेटल बाय रेल भेजा, जैसे कठुआ में अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, कठुआ स्टेशन पे लोडिंग अनलोडिंग की फैसिलिटी अवेलेबल कर दी गई है, वहां से आप ऑल ओवर इंडिया माल भेज सकते हो। जी। ऐसे ही जो है कि देखो बाय रेल का मटेरियल भेजना वो है कि सस्ता पड़ता है। अगर आप देखो कि ट्रकों में मटेरियल जाता है इन कंपेरिजन रेलवे सस्ती पड़ती है, और रेलवे अगर यहाँ सर्विस देती है, अपनी इंट्रोडक्शन करती है, तो यहाँ से हम हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट को माल भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि हमारी जहाँ भी रेलवे स्टेशन, जैसे बड़ी बड़ा स्टेशन है, कठुआ स्टेशन है, वहां पे ना ट्रक ऑपरेटर यूनियन बनी हुई है जी। तो उनके रेट वगैरह जो लोकल कैरेज के रेट बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट को चाहिए उनके साथ बैठ के
इंडस्ट्रियलिस्ट से का बड़ा उनके साथ रेट फिक्स करे, ताकि उनको भी बिजनेस, उनको भी जिनके ट्रक लगे उनको बिजनेस भी मिले, पर इंडस्ट्रीज को एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़े। जी नाजिर साहब, कश्मीर में ट्रेन जाएगी 26 जनवरी को, में भी हो सकता है कि उद्घाटन हो। कश्मीर ट्रेन जाने से इंडस्ट्री को क्या नुकसान है, क्या फायदा है, इसके बारे में बताएं। देखो जी, मैं बताता हूँ कश्मीर के ट्रेन में, देखो ऐसा जी, किसी भी कंट्री में जब आप डेवलपमेंट हो रही होती है ना, तो अब जैसे कितने सालों से कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कश्मीर में ट्रेन पहुंच जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। कटरा तक, पहले कटरा तक बनी, फिर आगे का काम शुरू था। पर मैं इसके लिए मैं अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने, उनके इनिशिएटिव से, श्री अमित शाह जी जो हमारे ऑनरेबल यूनियन होम, उनके एफर्ट से आज ये एक सपना साकार होने जा रहा है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ट्रेन जाएगी। देखो पैसेंजर ट्रेन जा रही है, नो डाउट गुड्स ट्रेन भी जाएगी, तो जाने दिए, उसमें क्या मूवमेंट फास्ट, जैसे फूड ग्रेन्स है, सीमेंट है, ये जब ये ट्रैक्ट वहां पहुंचेगा तो उसमें देखिए कॉस्ट का भी फर्क पड़ता है, कॉस्ट का फर्क, उसमें क्या कॉस्ट फर्क पड़ेगा, उसमें जो है अपना फ्रेट कॉस्ट बचेगी और टाइमली मेटल पहुंचेगा, क्योंकि रोड कई बार हैवी स्नोफॉल में रोड वगैरह ब्लॉक भी होते हैं। पर उस साथ में मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जम्मू प्रोविंस में भी इनको टूरिज्म को डेवलप करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो अब जैसे हमारे 1 करोड़ के करीब लोग जाते हैं वैष्णो देवी, अभी अगर उसमें से हम 10-15% लोगों को लिए यहाँ पे टूरिज्म के लिए एवेन्यूज बना दें, तो मेरे ख्याल जैसे सोनेसर लेक है, मानसर लेक है, और भी ये यहाँ से अगर जो रोड अभी कनेक्टिविटी की जा रही है, बनी बसोली से रोड भद्रवा को मिलाई जा रही है, भद्रवा भी इतना, भद्रवा किश्तवाड़ भी जो हमारे हैं वो कोई इक्वलेंट टू हमारे कश्मीर वैली के हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सर्किट बनाए जाए, जैसे यहाँ से पत्नीटाप सुध महादेव से सर्किट बनाया जाए, मानतलाई को मिलाते हुए इधर से अगर हम, जैसे पत्नीटाप है, पत्नीटाप में अगर हम लोग ये जो केबल कार प्रोजेक्ट लाया जाए, पत्नीटाप से सनासर का केबल प्रोजेक्ट लाया जाए, तो पोटेंशियल निकल सकता है। देखिए डेवलपमेंट के साथ साथ क्या है कि हर चीज की डिमांड बढ़ती है। आज ट्रेन कश्मीर पहुंचेगी तो मुल्क के कोने कोने से लोग उसमें आके जो वहां जाके जा सकते हैं टूरिज्म के लिए, वहां टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो इसलिए कोई हर चीज के देखिए स्टेप्स जो है डेवलपमेंट में, जब डेवलपमेंट चलती है ना तो डेवलपमेंट सबके लिए होती है। बिल्कुल, मतलब कि इंडस्ट्री को भी काफी फायदा रहेगा। इंडस्ट्री को फायदा रहेगा, कोई नहीं रहेगा फायदा, जरूर फायदा रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।